चलिए जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन में ना मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि डिसोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस के चॉइस में डिसोल्यूशन आ जाए, यानी एक लेजर वाला क्वेश्चन और एक जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन। हालांकि टीएस ग्रेवाल बुक में पहले जर्नल वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 से लेके 18 तक के, 17-18 तक के, उसके बाद लेजर वाले दे रखे हैं। और हमें करना कैसे चाहिए, पहले करना चाहिए लेजर वाला और फिर करना चाहिए जर्नल वाला, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाता है। अब एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा उसमें जर्नल जरूर पूछा जाएगा। अब जर्नल एंट्री को हम ना 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो इसको ना मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा बेसिकली। एक तो हमारा नॉर्मल का मतलब जिसमें हमने लायबिलिटी पेमेंट कर दिया, जिसमें हमने लायबिलिटी के बाद एसेट्स को बेच दिया, जो हमारे नॉर्मल एंट्री है। एक तो नॉर्मल, जैसे मैंने बोला कि मेरा बिल्डिंग रिलाइज हो गया, तो जब मैंने ये वर्ड बोला कि मेरा बिल्डिंग रिलाइज हो गया, तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, हमारे बैंक में पैसे आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के अंदर 2 पार्ट्स हो सकते हैं, 2 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आप एसेट्स को नॉर्मल सोल्ड करोगे, या फिर लायबिलिटी को नॉर्मल पेड करोगे। अब यहां पेड और सोल्ड करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप कैश या बैंक से करोगे, या फिर एक आप किसी पार्टनर्स कैपिटल से करोगे। या तो कैश या बैंक से या पार्टनर्स कैपिटल से। सेम एज इट इज देखा जाए तो अगर एसेट्स के बारे में भी देखोगे तो यही सेम होना है, एसेट्स के भी बारे में देखोगे तो यही सेम होना है आपका। अगर आप कैश या बैंक से सोल्ड करते हो तो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन। और बीइंग में जो भी एसेट्स आपने सोल्ड किया है, एसेट्स का नेम से एंट्री होगा। समझे किससे होगा, जैसे बिल्डिंग बेचा तो बिल्डिंग रियलाइज, प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज, ये तो हो गया इसका। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। अगेन बीइंग में हमारा उस एसेट्स के नाम से एंट्री करेंगे। अगर कोई पार्टनर बोलता है मैं स्टॉक लेके जा रहा हूं तो स्टॉक के नाम से एंट्री हो जाएगा। ये समझ में आई बात आपको, सिंपल चल रहा है। मैंने 3 कैटेगरी में बांटूंगा, जिसमें से मैं पहला कैटेगरी समझा रहा हूं इसको। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा लायबिलिटी का, तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी के केस में भी लगभग सेम ही हो जाता है। अगर आप कैश या बैंक से करते हैं तो एंट्री हो जाता है हमारा रियलाइजेशन और 2 आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट है कैश या बैंक, डिपेंड्स करता है। बीइंग लायबिलिटी का नेम आ जाएगा, बीइंग लायबिलिटी का नेम आ जाएगा। अगर आप करते हैं पार्टनर से तो आ जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल और बीइंग लायबिलिटी का नेम आ जाएगा। क्योंकि हम इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हुए हैं हमने, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां आपको पता होना चाहिए कि मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूं और किस फॉर्म में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट। अगर हम चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे, जहां पे हमारा सेटलमेंट की बात होती है, जहां पे हमारा सेटलमेंट की बात होती है। अब सेटलमेंट में 2 पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है फुल सेटलमेंट,
यानी हम ना तो लेंगे और ना ही देंगे। एक क्रेडिटर ने एक डेटर को टेक ओवर करके चले गया, या एक क्रेडिटर क्या करता है, बिल्डिंग लेके चला जाता है और बोलता है भैया हो गया फुल सेटलमेंट, लेना देना अब कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका यहां पे रहेगा नो एंट्री, कोई जर्नल एंट्री नहीं करना है, लेकिन आपको पूरे फॉर्मेट बना के वहां पे ये वर्ड लिखना पड़ेगा, नो एंट्री। अगर मैंने कहा कि 5,000 रुपए के क्रेडिटर ने 6,000 रुपए का स्टॉक ले गया फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब सर इसकी एंट्री तो होगी नहीं। और अगर आप पेपर में छोड़ के आ जाते हो कि मुझे पता है इसकी एंट्री होगी नहीं तो करे क्यों, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको फॉर्मेट बना के वहां लिखना पड़ेगा नो एंट्री, तब एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा आपको पता है कि इसकी एंट्री नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? इसके बाद सेकंड पार्ट बचता है, जबकि सेटलमेंट के बाद, आफ्टर सेटलमेंट, सेटलमेंट के बाद या तो पेड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे। यानी जब सेटलमेंट होगा तो उसके बाद भी दो एस्पेक्ट क्रिएट होते हैं, या तो हम पेड करने वाले हैं या रिसीव्ड करने वाले हैं। पेड और रिसीव्ड से क्या मतलब है, अभी मैं एक एक एग्जांपल लेके बता दूंगा। चलिए अगर मैं रिसीव की बात कर लेता हूं पहले, अगर मैं बात कर लेता हूं सर रिसीव का कैसे होगा। जैसे मान लो एग्जांपल, हमारा डेटर ₹10,000 टेकन बाय क्रेडिटर ₹6,000 पेड बैलेंस या रिसीव बैलेंस इन कैश। मैं एक सिंपल से शब्दों में इसको लिख रहा हूं और आप समझिए मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा भैया हमारा एक डेटर था जिसकी कीमत 10,000, यानी डेटर 10,000 बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा था, और क्रेडिटर 6,000 का था जो कि इसको लेके गया। तो भैया 10,000 का 6,000 ले गया, तो आपको समझ आ रहा होगा कि 4,000 रुपए का मेरा ज्यादा एसेट्स ले गया। अब 4,000 का जो ज्यादा एसेट्स ले गया, अगर मैं शब्द लिख देता फुल सेटलमेंट तो इस कैटेगरी में आ जाता, लेकिन मैंने लिखा बैलेंस रिसीव करेंगे, यानी जो 4,000 का तुम ज्यादा एसेट्स ले जा रहे हो, मुझे दो पैसे 4,000, तो वो मुझे 4,000 रुपए देगा। तो जब मुझे 4,000 रुपए देगा तो जनरल एंट्री में पता है क्या करेंगे, हमारे पास कैश आ जाएगा और टू कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में, और सिर्फ 4,000 रुपए की जनरल एंट्री हो जाएगा, और किस एसेट्स के बदले आया है, बीइंग में उस एसेट्स का नाम लिख दोगे आप। समझ में आई बात आपको? मेरा कितने का डेटर था, 10,000, वो डेटर आपके लिए क्या है, एसेट्स। और क्रेडिटर कितने का था, अगर ये लेके नहीं जाते तो मैं सिंपल 10,000 का डेटर से पैसे लेता और आपको 6,000 दे देता, लेकिन क्रेडिटर ने बोला कि भैया मैं लेके जा रहा हूं, बैलेंस में पे कर दूंगा आपको, रिसीव। अब वो पे करेगा तो हम तो रिसीव करेंगे ना, तो हमने बैलेंस रिसीव कर लिया। तो रिसीव कितने किए होंगे उससे, तो 4,000 मेरे बैंक खाते में पैसे आ गए होंगे, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन और बीइंग में ये लिख दिया। समझ में आई बात आपको? दूसरा केस इसका क्या बन सकता है, पे का। कैसे, एग्जांपल देखिए, मेरा क्रेडिटर ₹10,000 का है और फर्नीचर क्रेडिटर ₹10,000 का है एंड मशीनरीज 8,000 रुपए का है। बैलेंस पेड टू क्रेडिटर आफ्टर सेटलमेंट। मैंने कहा भैया जो भी आपको क्रेडिटर डेटर दिख रहा है सब कुछ ठीक है, बैलेंस मैं पे कर दूंगा आफ्टर सेटलमेंट। तो आफ्टर सेटलमेंट में बैलेंस कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू में कर दूंगा कैश।
अब भैया रियलाइजेशन में डेबिट यानी 10,000 का क्रेडिटर, 8,000 का मशीनरी, तो 2,000 की बात और रहेगी, तो 2,000 में उसको पेमेंट कर दूंगा, बीइंग में उसका नाम लिख दूंगा। समझ में आई बात आपको? तो ये हो गया सेकंड कैटेगरी। मैंने कितने कैटेगरी में मैंने कहा, मैं इसको बांटूंगा 3 कैटेगरी में। तीसरा कैटेगरी जो सबसे यूनिक है वो है एक्सपेंस का। एक्सपेंस पेड टू, या तो आप सीए को पेड कर रहे हो या लॉयर को, मतलब जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आज वाली क्लास के अंदर नॉर्मल और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं हो जाएंगे, और एक क्लास पूरा लगने वाला है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। कई बार कुछ एक्सपेंस पे करते हैं, नहीं करते हैं, सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, तो अलग। तो एक क्लास इसमें लगने वाला है और आज वाली क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि 15-16 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके अंदर हमारे कवर अप। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 ही सवाल हैं जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड है हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है ना? तो आज पहले ये वाला चीजें समझ में आया कि नॉर्मल में किस किस तरीके से करेंगे। तो आपके बुक में जो क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चंस को मैं रीड भी करता जाऊंगा, डिस्कस भी करता जाऊंगा और साथ के साथ जर्नल एंट्री भी करता जाऊंगा। तो आइए आपके बुक का ही क्वेश्चन निकालते हैं। चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7 है ना? देखिए, कुछ आपको अगर आपने रियलाइजेशन कर लिया है ना, तो जब मैं समझाऊंगा तभी आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा एंट्री कैसे होना है। क्या कहता है? एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू का मतलब इसकी कीमत बैलेंस शीट के अंदर 1,60,000 का है, जिसको बेच दिया हमने 3 लाख का थ्रू ब्रोकर। मतलब भैया एक लैंड एंड बिल्डिंग जो मेरे पास था उसको मैंने क्या करा, सोल्ड कर दिया। और ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास था कितने का, 1 लाख, और जो मैंने ब्रोकर को बेचा, सोल्ड किया, दैट इज महंगा बेच दिया, कितने का, 3 लाख का। तो डिसोल्यूशन की सबसे खास बात कितने का था और कितने का बिका, नुकसान या फायदा नहीं देखते, हमें तो बस ये दिखना होता है कि कितने रुपए में बिका, कितने पैसे आए, एंट्री कर देते हैं, ये फंडा चलता है। लेकिन जो ब्रोकर को बेचा मैंने, उसने 2% कमीशन ले लिया डील पे, तो आप समझिए 2% किस पे लेगा, वो हमेशा सेल पे लेगा। किस पे लेगा? तो मैंने उसको अगर 2% का कमीशन कट दे दिया, तो 6,000 का कमीशन कट देने के बाद मेरे पास 294,000 रुपीज मेरे पास आ गए होंगे। जनरलाइज द ट्रांजैक्शन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास बैंक में पैसे आएंगे, और 2 रियलाइजेशन कितने रुपए, 294, एंट्री कंप्लीट, एंट्री कंप्लीट। समझ में आई बात आपको? अभी मैं ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं बता रहा, सिर्फ मैं कौन सी एंट्री लेके चल रहा हूं, जो फाइनल पेमेंट या रिसीव एडजस्टमेंट वाली कर रहा हूं। किसी को डाउट इसमें पहले में? सेकंड क्या कहता है, पास द जर्नल एंट्री व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 15,000। सेकंड का आंसर देखो, हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने का, 15,000, सेटल हो गया, सेटल एट 10,000 रुपए में, एंड पेड बाय एक्स। और भैया इसको ना 10,000 में मान गया, ये लायबिलिटी जो था ना, इसको 10,000 में हमने सेटल कर दिया, तू 10,000 ले जा, बात खत्म। लेकिन ये 10,000 कौन दे रहा है, पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो पेमेंट किसने किया, एक्स ने कर दिया। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो एंट्री इस अमाउंट से होगा। तो एंट्री क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन और 2 एक्स कैपिटल, और अमाउंट कितने आने वाले हैं, 10,000 रुपए। किसी को डाउट? नरेश, कौन सा लायबिलिटी? लायबिलिटी क्यों आएगा यहां पे? लायबिलिटी अगर आपको लिखना है तो वो बीइंग में लिखेंगे ना, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एक्स, वो बीइंग में आएगा। ठीक है ना? क्योंकि डिसोल्यूशन के खर्चे जितने भी एसेट्स लायबिलिटी बेचते हैं, सब एंट्री किस नाम से होगा, कैश या बैंक या फिर रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है ना? उस एसेट्स के नाम से कभी नहीं बिकेगा। मैंने बिल्डिंग बेच दिया तो एंट्री तो वैसे नॉर्मल हमने सीखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। समझे बात आप? क्लियर है? बी पार्ट, पास द जर्नल एंट्री, एक मशीन जिसकी कीमत 15,000 रुपए है, गिवन टू राकेश, क्रेडिटर 22,000 रुपए। राकेश एक क्रेडिटर था जिसको हमने दे दिया, बोला भाई तू 22,000 रुपए का ले ले, और 12,000 रुपए पेमेंट ऑफ ड्यू। ध्यान से देखो, कहता है एक मशीनरी मेरा कितने का था,
15,000 रुपए का। मैंने राकेश को दे दिया आ क्रेडिटर जो कि 22,000 का था, थर्ड पार्ट कर रहा हूं। तो भैया मेरे ऊपर कर्जा कितने का है, लाइबिलिटी मेरे ऊपर कितने का है, मैंने उसको एक मशीन दे दिया 15,000 का, ले जा। और कहता है 22,000, ध्यान देना, गिव टू राकेश आ क्रेडिटर 22,000 फॉर 12,000 टूवर्ड पेमेंट्स ड्यू। और कहता है मैं तुझे जो ये 15,000 वाला सामान दे रहा हूं ना, ये समझ 15 का नहीं दिया मैंने तुझे, ये 12,000 ही माइनस कर ले तू अपने में से। फिर से देखो, कहता है 22,000 फॉर 12,000 टूवर्ड्स पेमेंट ड्यू, जितना भी उसका पेमेंट ड्यू था उसके बदले तुम्हें मैं भले ही 15,000 का सामान दे रहा हूं, लेकिन आप मानना कि वो 12,000 रुपए का सामान है। तो जो मैं इस लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा वो 15 का पेमेंट नहीं हो रहा, इस लाइबिलिटी का तो अभी सेटलमेंट 12 का ही हो रहा है, अभी भी 10 मुझे देने हैं। अभी भी कितने देने हैं, 10,000 का। तो 10,000 का मैं दूंगा तो क्या एंट्री होगा हमारा, रियलाइजेशन टू कैश कितने का, 10,000 रुपए। देखिए कोई डाउट, क्लियर है, आगे बढ़े। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, आ जाते हैं अब थर्ड फोर्थ इसी तरीके से। एक्सपेंस वाला नहीं लेना, सिंपल एक्सपेंस तो कर सकते हो, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसमें दिक्कत होगा। आ जाओ 3 और 4। देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पहला है रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 600 रुपए, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय मोहन। सिंपल सी बात है, यहां पे इतना ही समझना है आपको कि डिसोल्यूशन करने में हमारा खर्च हो गया कितने रुपए का, 600 रुपए का, जो किसी पार्टनर ने दे दिया। तो जो भी कोई खर्चा होता है उसकी एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे खर्चा है ये। और 2 अगर पैसे दोगे तो 2 में कैश कर देना, अगर आप पैसे नहीं दे रहे, आपके बिहाफ पे पार्टनर दे रहा है, तो 2 में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहां पे किसने दिया, कहता है फर्म को देना था लेकिन उसके बदले पेड कर दिया मोहन ने, तो 2 मोहन्स कैपिटल। और कितने रुपए आ जाएंगे आपके, 600 रुपए। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय मोहन। समझे। सेकेंड एंट्री, ये वाली एंट्री अभी मैं कट कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा डिसोल्यूशन की अलग से एक क्लास लगाऊंगा, तो इसमें देखोगे थोड़ा टिपिकल बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। सी पार्ट पे आ जाते हैं। मोहन कार बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में उसकी कार की कीमत 50,000, टेकन बाय, हाँ सॉरी मोटर कार, और क्रेडिटर कितने का था, 40,000, इन सेटलमेंट में हो गया। अब यहां पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, इन सेटलमेंट लिख दिया, तो अजम्पशन ले लो कि भैया फुल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप इसकी एंट्री क्या करोगे, लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन जर्नल एंट्री का जब फॉर्मेट करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां कह भी रखा है सी एंट्री, नो एंट्री, पास, क्रेडिटर ऐसे टेकन हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ पार्ट, ये अगेन वही आ गया हमारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, बॉर्न बाय द रमन पार्टनर बट पेड बाय द, इसको अभी रहने दो, खर्चे वाले कल हो जाएगा ना तो सारी एंट्री क्लियर हो जाएगा। और ये भी शायद रियलाइजेशन एक्सपेंस का है, ये भी रहने देते हैं, और ये भी रियलाइजेशन। तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाया ही गया है रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेके, इसलिए मैं इसके लिए एक पूरी क्लास का टाइम लूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भी एक्सपेंस पे ही है। हाँ, अब आ जाते हैं 6 पे। 6 से नॉर्मल क्वेश्चन चालू है। 6 के बाद 7 7 7 7, पहले 6 पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्रेडिटर है हमारा कितने का,
एक्सेप्टेड 40,000 कैश, भैया मेरा क्रेडिटर 85,000 का था, उसको मैंने 40,000 दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड एक इन्वेस्टमेंट भी ले लिया 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो अब जितना पार्ट फुल सेटलमेंट है उसकी तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन मैंने उसको कुछ पैसे दिए क्या? कितने पैसे दिए मैंने? 40,000 तो दिए, तो जितने पैसे दूंगा उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पे एंट्री पहले वाली की क्या होने वाली है? रियलाइजेशन और टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 40,000। और जो सेटलमेंट हो गया उसकी एंट्री कुछ भी नहीं होगी। समझ में आया? देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कहता है कि बाकी का जो था इन्वेस्टमेंट 43 का था। सर ये 43, तो देखो 85 का था ना, तो 85 में 40 दे दिए तो इसके 45 बच रहे थे। 45,000 रुपए का इसका लाइबिलिटी और 43,000 का एसेट्स आपस में सेटल हो गए, तो उसकी तो एंट्री ही नहीं करनी हमें। कहता है क्रेडिटर कितने का था? 16,000 रुपए का। एक्सेप्ट अ मशीनरी कितने का? 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बोलता है मेरा क्लेम बराबर हो गया भाई, तो इस केस में क्या एंट्री होगी इसकी? नो एंट्री। समझ रहे हो? सी पार्ट, क्रेडिटर कितने का है हमारा? 90,000 का। दे एक्सेप्ट अ बिल्डिंग रुपीज 1,20,000। 90,000 का मुझे देना था और वो मेरी बिल्डिंग ले जाने के लिए तैयार हो गया 1,20 का। एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। और बोलता है, ये कहता है मैं फर्म भाई मैं तुझे 30,000 दे रहा हूं। कौन दे रहा है मुझे 30,000? क्रेडिटर। जो बिल्डिंग एक्स्ट्रा ले गया वो मुझे पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास 30,000 रुपए आ गए हैं। तो एंट्री कितने की करेंगे? सिर्फ 30,000 रुपए की। एंट्री क्या होगा हमारा? बैंक और टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 30,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्लियर है? ए बी सी तीन ही पार्ट था, ये भी हो गया। ज्यादा पार्ट है नहीं, देखते हैं किस क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन आप भी ढूंढो, मिले तो उसको करें। 7 क्वेश्चन में है द क्रेडिटर कैपिटल, ये वो 7th अलग है। एट में, चलो 8 करते हैं। 8 में काफी पॉइंट्स हैं, अब देख लेना आगे पीछे हो सकता है। 10th है ये, तो अब मेरे पास 8 है, ये 10 कह रहे हो, तो 2025 की बुक में 10 होगा वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? जर्नल एंट्री। कहता है जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक्स एंड वाई आफ्टर द एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर रियलाइजेशन अमाउंट। कहता है भैया हमने एसेट्स बेच दिया, क्या एंट्री करोगे? सिंपल कहता है सेल ऑफ एसेट्स 50,000, 50,000 कीमत का एसेट्स बेचा, एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोलता है मैंने लाइबिलिटी दे दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। समझ में आ रहा है आपको? आगे कहता है भैया 5% कमीशन दिया एक्स पार्टनर को सेल ऑफ एसेट्स का। मैंने एक्स को बोला कि भैया तुझे 5% कमीशन मिलेगा, मेरे एसेट्स बेच दे। तो एसेट्स कितने का बेच दिया? तो 50,000 पे 5% कमीशन देंगे, किसको देंगे? एक्स को। तो एक्स को मिलेगा, तो हमारे फर्म के लिए खर्चा है रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल और 2500। पचास हजार का 5%, ठीक है ना? 50,000 का आपने निकाला कितने परसेंट? इस पे 5% निकाल लिया। और पार्टनर को देना है, अगर मैं पार्टनर को नगद दे देता तो रियलाइजेशन टू बैंक या कैश आ जाता। मैंने बोला पार्टनर को दूंगा, तो पार्टनर को हमेशा कैश नहीं दिया जाता जब तक बोला ना जाए। मैं बोलूं मैं पार्टनर को ये दूंगा तो मतलब मिला नहीं है, अभी मिल जाएगा, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल से होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 फर्म एग्री टू विद, ये भी रहने दो अभी। एक्सपेंस वाले जितने आएंगे ना मैं होमवर्क में भी दूंगा, तो बीच बीच में आ रहे हैं, तो उस एंट्री को आप छोड़ दोगे या उसके लिए जगह छोड़ दोगे? अगली क्लास के अंदर जब मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के पूरे पार्ट कराऊंगा तो ये सब समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए पेड, तो सिंपल लाइबिलिटी है भाई ये। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश या टू बैंक, जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। कुछ कई बुक में देखोगे कैश स्लैश बैंक भी कर देते हैं, मर्जी है। मैंने कहा ना, कहा ये नहीं, वो अदर देन कैश की अलग बात, अदर देन कैश अलग टॉपिक होता है एक, ठीक है ना। जो सेटलमेंट होता है फुल सेटलमेंट, उसको अदर देन कैश बोलते हैं, या फिर वो अलग टॉपिक ही बन जाता है हमारा, ठीक है। आगे क्या कहता है, Z a debtor whose 60,000 return of beds और 60% of the amount, कहता है Z एक डेटर है whose account 6,000 as a return of as a bed earlier, पहले बेड हो गया, paid 60% of amount। यहां डेटर का अमाउंट आपके बुक में है क्या, देखो नीचे हो, आगे मेरे थोड़ा सा पार्ट कट गया किताब में, देखो एक डेटर था 6,000, 6,000 तो राइट ऑफ हो गया ना एज अ बेट अर्लियर, नहीं 6 कहता है पेड, मैं वही पूछ रहा हूं कोई अमाउंट है या नहीं है, नहीं है ना। तो अब कहता है कि भैया उसने 60% अमाउंट पेड कर दिया, तो इसका मतलब जो आपका बेड डेट्स हुआ है इज इक्वल टू 40% के बराबर है। जो बेड डेट्स हुआ है वो कितने परसेंट के बराबर है, क्योंकि कहता है कि भैया 6,000 का पैसा डूब गया और 60% मिल गया, तो मतलब 60% मिल गया तो 40% डूब गया, और 40% किसके बराबर हो गया हमारा, 6,000 का। तो अब मुझे पहले फुल वैल्यू निकालना पड़ेगा, या 60% भी निकाल सकते हो। तो आप जो निकालोगे कैश जो पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा, 6,000, अब जी कितने परसेंट चाहिए 60, तो इंटू 60 करो, इंटू क्या करो 100% चाहिए तो इंटू 100 करो, डिवाइड कितने परसेंट के बराबर है 40। हाँ तो रिटर्न ऑफ हो गया, बोलता ना बेड डेट्स हो गया, नहीं नहीं 40% थोड़ी रिसीवर, कहता है Z debtor whose account 6,000 as a return of as a bed earlier and paid 60% of amount। हाँ तो 60% की तो करने जा रहा हूं मैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं समझे नहीं आप। आपका ये कितने परसेंट के बराबर है 40, मैंने इसलिए तो लिखा बेड डेट्स इज इक्वल टू 40%। अभी मैं एंट्री कर दूं फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा ये। तो भाई 9,000 मिलेंगे, तो ये होगा बैंक टू रियलाइजेशन, और ये जो चीजें आप देख रहे हो ना यहां, ये 6 क्लास के अंदर सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में आपको। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने कहा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मुझे ना 40 रुपए का डिस्काउंट मिला है, 40 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, मैं वही कह रहा हूं 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, और बाकी का मैंने 60% पेड कर दिया। मैंने 60% क्या करा, मैंने पेमेंट कर दिया 60%। जब मैं कोई सामान लेने गया तो भाई 40 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया, रुपए बोल रहा हूं परसेंटेज नहीं बोल रहा, 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब मान लेते हैं कुछ भी खरीदने गए, हम बुक ही लेने गए मान लेते हैं, तो 40 रुपए उसने कम कर दिए, बाकी 60% पेड कर दिए। तो अगर आप 60% पेड कर रहे हो तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और 40% इक्वल टू कितने हैं आपके 40 रुपए। आप देखो आपको डिस्काउंट मिला 40 रुपए, और कितने परसेंट के बराबर है 40% के बराबर। तो आप एक इमेजिन करो कि आपके पेमेंट में, अगर आपको थोड़ा समझाऊं क्योंकि मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, 100 रुपए का पेमेंट रहा होगा, 100 में से आपको 40 का डिस्काउंट मिल गया, और 60% पेमेंट कर रहे हो तो आपने कितना पेमेंट कर दिया होगा, ये बात समझ में आई कि 100 रुपए का पेमेंट होगा और 40% आपको डिस्काउंट मिल गया और बाकी 60% पे कर दिया। अब ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इसको कैलकुलेशन फॉर्मेट में कैसे करेंगे, इस 40 रुपए को डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 40 से, और इनटू करना पड़ेगा मुझे 60 से, क्योंकि मैं 60 करूंगा। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, और यही तो मैं बोल रहा हूं अभी भी कि 100 रुपए का सामान था,
जिसमें 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, बाकी का 60% पे कर दिया, तो 60% कितना पेड किया आपने? 60 रुपए। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना। मान लो आपको 1350 रुपए का एक सामान मिला, 1350 रुपए का एक सामान मिल गया, समझना कितने का, और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल चुका है, 10% का डिस्काउंट मिल चुका है। तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितना मिला? मैंने बोला 1350 रुपए का मैंने सामान पेमेंट किया है, एक गया मैं दुकानदार में, भैया कितने का है, उसने बोला 10% डिस्काउंट काट के 1350 का होगा। तो मैं सोच रहा हूं मुझे डिस्काउंट मिला कितने का भाई? क्वेश्चन समझ में आया? बताओ कितने का डिस्काउंट मिला? एक आंसर आया 150। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी सामान लेने गए, कितने का मिल गया? 1300। 150 रुपए आंसर सबका ठीक है, गलत नहीं है। अब कैसे आया उसको कैलकुलेशन फॉर्म में भी तो बताऊं। कैलकुलेशन फॉर्म में पता है कैसे आया? 1350 है, अगर 10 डिस्काउंट मिल गया तो 90 के बराबर है ना, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 90 और इंटू 10 करके देख लो। डिवाइड किससे किया मैंने? 90। क्योंकि क्या था, ये जो अमाउंट था इक्वल टू ये 90% के बराबर था। अमाउंट कितने परसेंट के बराबर था? तो जितने परसेंट के बराबर होता हो हमेशा उससे डिवाइड होता है। इसीलिए ये बेड डेट्स कितने परसेंट के बराबर था, तो मैंने इसलिए 40 से डिवाइड किया इसको। हाँ, तो कितने परसेंट के बराबर है? हम्म, नहीं सर, देखो हमारा ये बोला है कि ये तो हमारा बेड डेट्स हो गया, कितने रुपए बेड डेट्स हो गए, ये अमाउंट बेड डेट्स हो गया, समझना लैंग्वेज, ये बेड डेट्स हो चुका है और हमने 60% पेड करा। तो ऐसा थोड़ी है कि बेड डेट्स का 60% पे कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, तो बेड डेट्स का 60% थोड़ी मिल रहा है हमें, हमें तो होल अमाउंट का 60% देखेंगे ना। तो इसीलिए तो निकाला ना, हम अजम्पशन लेंगे। नहीं देखो मेरी बात सुनो, ये अजम्पशन क्या होगा कि भैया 60, देखो कुछ पैसा डूबा और कुछ पैसा मिला, यही है बेड डेट्स का फंडा। क्या है? कुछ पैसा डूबा और जो पैसा मिला वो 60% है, यही है। जो पैसा मिला कितने परसेंट है? इसने नहीं बोला कि बैलेंस का 60% है, और अगर बैलेंस का ही 60% था तो भैया और डूबा हुआ। सिंपल सा बात है, हमारा जो डेटर होता है, डेटर इज इक्वल टू बेड डेट्स प्लस में कैश रिकवर, यही होगा। ये फॉर्मूला लिख दो आप। डेटर क्या होगा हमारा? जितना पैसा मिल गया और जितना बेड डेट्स हो गया, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा। अब आपको पता है कि भैया बेड डेट्स जो है वो 6000 है और जो कैश रिकवर है वो 60% है, और ये कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है, या इसको एक्स मान लो आप। हम ये नहीं बोल सकते ना कि भैया बेड डेट्स का 60% मिला है। पहले क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को और वैसे समझो। मान लो एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, 3 व्यक्ति है, 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए, तीनों से था। मैंने कहा भाई ये बेड डेट्स हो गया, ठीक है, ये बेड डेट्स हो गया, और फिर मैं नीचे लिख देता हूं, मान लेते हैं ये आपका 20 रुपए है, 20 रुपए है ना, तो 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 100, और मैंने कहा कि मुझे 66% मिल गया। ठीक है, अभी ये अमाउंट को मैं मिटा देता हूं, तो 66% किसका मिला होगा? जो नहीं डूबा वही होगा। तो नहीं डूबा तो यानी यही तो 66% के बराबर होंगे। अब मुझे कितना डूब गया हमारा? 10%, 10 रुपए का डूब गया है, और कितना मिल चुका है हमें? 66। तो आप बताओ कितने परसेंट हमारा बेड डेट्स हुआ है, परसेंट के टाइम पे बताना। तो अगर 66% रिसीव हुआ है तो बाकी का जो बट गया 33.33% वो बेड डेट्स हो गया ना। कहां है बेड डेट्स रिकवर? कहां से बेड डेट्स रिकवर है?
कहता है कि अ डेटर हुज अमाउंट 6,000 एज अ रिटर्न ऑफ बेड्स अर्लियर। अच्छा, ये अर्लियर के हिसाब से बोल रहे हो, मैं इसको काट देता हूं, मैंने ध्यान जो मैं समझा रहा था, मैंने अर्लियर नहीं ध्यान दिया। अर्लियर का मतलब था बेड डेट्स रिकवर, मैं सारा कॉन्सेप्ट बता रहा था बेड डेट्स पे। चलो एक बार अर्लियर का भी बता देंगे, पहले ये देखो। हाँ, ये बेड डेट्स रिकवर नहीं है, कितना है ये हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन है नहीं किताब में, लेकिन देखो अगर आ जाता ये क्वेश्चन तो बच्चा नहीं करता। क्वेश्चन किताब में नहीं है, मैंने चलो गलती से एक बार पढ़ लिया कि ये वाला लाइन मेरे दिमाग, मैंने ध्यान नहीं दिया, अर्लियर रिकवर था वो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसको टेक केयर कैसे करना है, यही तरीका है, दूसरा नहीं है। ये देख लो, ठीक है। जो अगर ये नहीं होता, हाँ अब अर्लियर वाला है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। पहले ये वाला समझ में आया। ये जो अगर ये लाइन नहीं है, ये वर्ड नहीं है, कहता है कि एक अकाउंट था, रिटर्न ऑफ 6,000 था और पेड 60% द अमाउंट, लेकिन अमाउंट क्या है पता नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये होगा। समझ गए। अगर अर्लियर वाला है तो बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, जो कि रिकवर हो गया, बेड डेट्स क्या हो गया हमारा, रिकवर हो गया। आ जाओ, चलो नहीं। अब देखो ये लाइन मान लो पूरा गिवन है, तो बेड डेट्स रिकवर है। जो ये सेंटेंस कह रहे थे, जो आप कंफ्यूज हो, मतलब कि जो लिखा हुआ था उसके ऊपर कि भैया 6,000 रुपए का बेड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया था पिछले साल, अभी नहीं। अर्लियर का मतलब क्या है, पहले, तो भैया वो तो बेड डेट्स हो गया। अब उसमें से 60% मिल गया मुझे, तो बेड डेट्स रिकवर कितना हुआ, 60% हुआ। कितना हुआ हमारा, अब 6,000 का 60% आप अप्लाई कर सकते हो, 3,600। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेड डेट्स रिकवर मत कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,600 रुपए से। समझे बात। अगला कहता है इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत कितनी है हमारी, 10,000, रियलाइज कर दिया 150% पे, यानी 10,000 का सामान 100% से ऊपर पे बेच रहे हैं, तो यानी 150% का मतलब 15,000 हो जाता है इसका। यानी 100% तो अपने आप में है, अगर निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे, 10,000 इंटू में 150 डिवाइडेड बाय 100 कर लो। ये तो हो गया आप जब लिख के काट पीट के करोगे। और सिंपल तरीके से ये देखोगे 100% तो ऑलरेडी वैल्यू होता है, 85 तो बढ़ा, तो 10,000 का 50%, 5,000, 5,000 बढ़ गया, तो कितने हो जाएंगे, 15,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15,000 रुपए। समझे बात। अगला पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस एग्री वाई पार्टनर रिएम्बर्स, इसे रहने देते हैं अभी, ठीक है।